स्वागत है एक बार फिर से आपका अमृत अड्डा में। और अब हम लोग बातचीत करेंगे कि हमने पिछले 75 वर्षों में किस तरीके की स्वास्थ्य व्यवस्था अपने लिए खड़ी की है, जिसका फ़ायदा हर व्यक्ति को मिलना चाहिए जिसको ज़रूरत हो। बातचीत करने के लिए हमारे साथ NTHGI के चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा जी हैं, साथ ही एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा जी हैं और अम्बेडकर इंस्टीट्यूट प्रोफेसर अभय दुबे जी हमारे साथ बने हुए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस शो का मकसद ये नहीं है कि हम सिर्फ खामियां गिनाएं या हम अपनी तकलीफ़ें ही सिर्फ जिक्र करें। कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिनका हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए, लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है हेल्थ के सेक्टर में। हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो काफ़ी बढ़ गई है इन 75 सालों में, तो कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है। हमारी जो मातृत्व के हेल्थ की बात है उसमें बहुत काम किए गए हैं और बहुत ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स इस देश में बने हैं। एम्स जैसे बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़े बड़े अस्पताल खुले हुए हैं। न तो अस्पतालों की कमी है, न डॉक्टर्स की कमी है। अगर आप नंबर्स में एवरेज में देखेंगे तो 1947 में जब 7,000 लोगों पे एक डॉक्टर था, आज 834 पर एक है। और WHO के रूल के या उनके मानक के मुताबिक हम लोग काफ़ी बेटर पोजीशन में हैं और विदेशों से लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं। लेकिन क्या वो स्वास्थ्य व्यवस्था हर व्यक्ति को सस्ती दर पे अफोर्डेबल तरीके से, इजीली तरीके से अवेलेबल है क्या? इसी पे आज हम लोग बातचीत करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि क्या स्थिति है। डॉक्टर अरोड़ा, बिल्कुल सिंपल सा हमारा एक सवाल है कि क्या भारत का जो हेल्थ केयर सिस्टम है हम लोगों ने इतने वर्षों में तैयार किया है, वो आज भी पहले फॉर्म भरने की जिद करता है या पहले इलाज करता है? धन्यवाद नीरज, आमंत्रित करने के लिए। मैं यहाँ पर 2-3 बातें कहना चाहूँगा और आपको मैं शिक्षा से संबंधित जो डिस्कशन हो रहा था वो भी सुन रहा था। तो शुरुआत यहाँ से करनी है कि हम लोग परफेक्ट तो नहीं हैं, लेकिन ये 75 साल की यात्रा एक लंबी यात्रा है जिसमें बहुत सारी उपलब्धियां भी रही हैं, बहुत सारी कमियां भी हैं। लेकिन पिछले 2.5 साल में हम लोगों ने जिस तरीके से कोविड महामारी का मुकाबला किया है और इस महामारी को एक चुनौती ना लेकर के एक अपॉर्चुनिटी की तरह किया और सिस्टम्स को स्ट्रेंथन किया है, उससे ये बड़ा स्पष्ट लगता है कि आगे आने वाले समय में कि स्वास्थ्य सेवाओं को और स्वास्थ्य सेवाओं का जो तंत्र है उसको बहुत बेहतर, बड़ी तेजी से बनाया जा सकता है। लेकिन जो आपने बात कही कि स्वास्थ्य सेवा गुणवत्ता के साथ इस देश के हर व्यक्ति को उपलब्ध रहनी चाहिए, ये जो एक हमारा विजन है उसको अपने फोकस में बनाए रखने की ज़रूरत है। और अगर हमारे यहाँ हाईएस्ट लेवल पर विलिंगनेस है तो इसको बहुत आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जी डॉक्टर मिश्रा, इस जर्नी को आप कैसे देखते हैं? और इसमें एक सवाल भी मैं जोड़ दूं कि जैसे शिक्षा में हुआ है कि एक तरफ तो बहुत ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स, एक तरफ बहुत एमिनेंस के इंस्टीट्यूट खड़े हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी आबादी के लिए क्वालिटी की हेल्थ केयर सर्विसेज आज भी मुश्किल है, या अगर है उनके शहर में तो बहुत महंगी है। तो जैसे मैंने अरोड़ा जी से सवाल पूछा था कि क्या आज भी पहले फॉर्म भरना जरूरी है, बाद में इलाज शुरू होगा? नीरज, मैं ये नहीं समझ पाया फॉर्म भरने से क्या तात्पर्य है? फॉर्म भरने से तात्पर्य सर ये है कि हम पहले जाते हैं और हमसे ये कहा जाता है कि आप फीस भरिए पहले बहुत सारी, या इंश्योरेंस है तो पहले उसके कार्ड्स देखिए, तब हमको एक अच्छी टॉप क्वालिटी की हेल्थ केयर सर्विसेज मिलती है। ऐसा मैं समझता हूँ नहीं है। और हमारे यहाँ जैसे नरेंद्र भाई ने कहा, बहुत सारे पिछले, जब मैं अंडर ग्रेजुएट था, MBBS कर रहा था और MS कर रहा था, तो उस समय
हम लोग मेडिकल कॉलेज में थे और मेडिकल कॉलेज ही होता था, उसका अस्पताल होता था और वहां पे सबको विश्वास होता था और सब लोग, जिसके पास पैसा था वो भी वहीं आता था, जिसके पास नहीं था पैसा वो भी वहीं आता था। और काफी, मैं ये कहूंगा कि हाई क्वालिटी केयर नहीं तो रीजनेबल क्वालिटी ऑफ केयर मिलती थी और उसमें हम लोग भी अपना वहीं इलाज कराते थे। जो कोई डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर है, वो भी वहीं कराता था, क्योंकि हमको देखना ये होता था कि भाई हमारी जेब कितनी अफोर्ड कर सकती है। तब भी वो बात थी, आज भी वो बात है कि कोई मान लीजिए आगरा में बीमार पड़ता है तो उसकी पहुंच कहां तक है, वो आगरा मेडिकल कॉलेज की बजाय दिल्ली आ जाता है। किसी को कैंसर हुआ है तो वो बंबई चला जाता है। पहले लोग, आप समझिए कि बाईपास कराने यूएसए जाते थे जिन पे पैसा होता था। तो हम लोग उस अवस्था से निकले हुए हैं। और आप देखिए कि 1978-79 में मैंने एमएस किया इलाहाबाद में, और उस समय कोई क्रिटिकल केयर का कंसेप्ट नहीं था, कोई आईसीयू नहीं होता था, एक पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड होता था। वार्ड भी क्या, वो बेड था जिसमें हम लोग ड्यूटी करके और पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली देख लेते थे। तो उस अवस्था से हम लोग आज जहां पहुंचे हैं, एक मैं समझता हूं कहीं ना कहीं हम लोगों ने जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ढांचागत परिवर्तन किया है, उसमें प्राइवेट सेक्टर का बहुत महत्वपूर्ण अब योगदान हुआ है पिछले, मैं कहूंगा 25 वर्षों में। और जो सरकार के जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स थे, उनमें चूंकि स्वास्थ्य एक राज्य का मुद्दा होता है, जिसको हम कहते हैं कंकरेंट लिस्ट पे है, शिक्षा की तरह भी मुझे लगता है। मैं शिक्षा में भी सुन रहा था, तो उससे भी मैं तुलना अभी करूंगा आपके इसमें कार्यक्रम में, कि जो खामी अभी बेसिक एजुकेशन में दर्शाई जा रही थी कि लोगों को, बच्चों का ये आइडेंटिफाई करना कि वो किसमें वो अच्छा कर सकता है, उसमें उसको आगे बढ़ाना, तो वो मुद्दा एमबीबीएस करने के बाद भी है और आगे, क्योंकि उसको अपनी चॉइस का सब्जेक्ट नहीं मिलता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि, और जैसे डॉक्टर नरेंद्र जी ने कहा कि हमने पिछले 2.5 साल में ये देखा किस तरह से हम एक चुनौती को एक अपॉर्चुनिटी में परिवर्तन कर सकते हैं। तो वो, अब मैं आपको 2 बातें इसमें कहूंगा, उसके बाद मैं अभी अंत करूंगा, कि हमारे यहाँ इस समय लगभग 500 मेडिकल कॉलेज हैं और उसमें से आप मान लीजिए कि आधे सरकारी क्षेत्र में है भिन्न भिन्न राज्यों में जी, आधे वो प्राइवेट क्षेत्र में है। और प्राइवेट क्षेत्र में जो भी रिसोर्स है हमारा, डॉक्टर्स का, नर्सेज का, हॉस्पिटल, जब आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बनाते हैं तो आपको एक अस्पताल भी चाहिए होता है। करेक्ट। 750 बेड, 900 बेड, डिपेंडिंग ऑन कितना पुराना कितना नया है, लेकिन 100-150 अंडर ग्रेजुएट के साथ आपको लगभग 900 बिस्तर का अस्पताल चाहिए, और वो होता है सबके पास। आज मैं हमेशा इस बात को कह रहा हूं, और मैंने डॉक्टर अरोड़ा से भी शेयर करी है, डॉक्टर पॉल से भी ये कहा है कि हम जो हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, हम उनको ही पूरी तौर से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं आज। और उसका एक बड़ा कारण यही है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थोड़ा सा चार्ज होता है, कॉर्पोरेट से बहुत कम है, लेकिन फिर भी उतना भी लोग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। उसके लिए अब आयुष्मान भारत है, दूसरे सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं भिन्न भिन्न राज्यों की हैं, उससे मदद हो रही है, लेकिन अभी भी वो पर्याप्त नहीं है। तो एक तो जो हमारे पास रिसोर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, उसका पूर्ण रूप से उसका लाभ नहीं हम ले पा रहे हैं, और ये कोविड में हुआ। कोविड में आप देखिए हर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल को लेवल 1 कोविड केयर सेंटर में परिवर्तित किया गया, और राज्य सरकारों ने उन अस्पतालों में अपने पेशेंट्स को भेजा और उसके लिए उन्होंने रिएम्बर्समेंट किया, उनको जो भी उसके लिए तय किया कि आईसीयू के रोगी के लिए इतना हम देंगे, वार्ड के मरीज के लिए हम इतना देंगे, और वो दिया। और इसीलिए कोविड का जो इतना अच्छा सुदृढ़
हो पाया नियंत्रण। जी। चाहे उत्तर प्रदेश को ले ले, 25 करोड़ की जनसंख्या होने के बाद इतना अच्छा मैनेजमेंट वहां पे हुआ, वो इसीलिए हुआ। मैं तो उस समय शारदा यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ था उस दौरान, तो मैंने खूब जी डॉक्टर मिश्रा, मैं इस बात से तो बिल्कुल, हमने शुरू में ही कहा कि हमने 562 मेडिकल कॉलेज हमारे देश में है इस समय, जिसमें और 23 एम्स भी हैं, जिसमें से ज़्यादातर अब ऑपरेशनल है, केवल 4 अंडर कंस्ट्रक्शन रह गए हैं। ऐसी दुनिया की कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज भारत में ना हो, और बहुत अच्छा वाला इलाज ना हो, इसमें कोई शक ही नहीं है। कोविड की चर्चा आप लोगों ने की, मैं उसमें ये अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ कि 200 करोड़ वायल लगा देना मजाक नहीं है, इतनी बड़ी आबादी को लगा देना, ये सब कमेंडेबल जॉब है, इसमें कोई शक नहीं है हमें। और उसमें उसमें बहुत मिसहैपनिंग भी हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई, सारी बातें हैं और हमने बहुत अच्छे से मैनेज किया। इसके बावजूद सर मेरा मूल प्रश्न ये है, जिसको हमें लगता सोचना चाहिए, मैं जजमेंटल नहीं हूँ, एक हार्निया का ऑपरेशन एक जगह पे 8-10 हज़ार में हो जाता है और एक जगह 1.5 लाख का पैकेज मिलता है, ये बहुत बड़ा गैप है सर। और हमको ये, या किसी भी व्यक्ति को ये हक होना चाहिए कि वो एक अच्छे हॉस्पिटल में, हाइजीनिक हॉस्पिटल में ऑपरेशन करा सके। ये जो डिफरेंस, ये जो डिवाइड क्रिएट हो रहा है ना, ये बहुत बड़ा है सर, और ये ज़्यादातर जगहों पे अब होता हुआ दिख रहा है। तो मैं ये जानने की आप लोगों से कोशिश भी करता हूँ, मैं एक दुबे जी से कमेंट ले लूँ कि हमें इसको कहीं ना कहीं एड्रेस करना पड़ेगा। और कोविड के दौरान में आपने सही कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर कमी नहीं थी, एक यूनिफाइड सिस्टम नहीं था। हमें कोविड के दौरान ये नहीं पता था देश में कि बगल वाले जिले में कितने बेड खाली हैं, क्योंकि हमने वो कभी सिस्टम क्रिएट ही नहीं किया, जरूरत ही नहीं पड़ी हमें कि एक यूनिफाइड सिस्टम, एक नेटवर्क क्रिएट किया जाना चाहिए। दुबे जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा है? देखिए, हमारे दोनों आदरणीय चिकित्सकों ने जो कहा है, मैं उससे सहमत होते हुए अपनी बात कह रहा हूं, मैं उनसे असहमत नहीं हूं। मैं जिस तरह शिक्षा की हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले विश्लेषण किया था, मैं स्वास्थ्य के क्षेत्र का भी विश्लेषण उसी तर्ज में करना चाहूंगा कि इसकी भी 2 कहानियां हैं। एक कहानियां मेडिकल कॉलेजों की, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की और बड़े बड़े 5 सितारा अस्पतालों की कहानी है, और दूसरी कहानी है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की, मोहल्ला क्लिनिकों की कहानी है। और बहुत ही निचले स्तर पर जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, अपनी अपनी उन्होंने डिस्पेंसरीज खोल रखी हैं, उनकी कहानी है। सवाल ये है कि इन दोनों कहानियों के बीच में ताल्लुक क्या है। मेरा मानना है कि ये दोनों कहानियां अलग अलग चल रही हैं। वो कहानी अलग चल रही है और ये वाली कहानी अलग चल रही है। जो नीचे वाली कहानी है उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, वो लगातार उसका ग्राफ नीचे की तरफ गिर रहा है। इसीलिए जिनको आप कह रहे हैं कि इस देश की 65 से 70% आबादी उस नीची वाली कहानी में फंसी हुई है, और जो ऊपर वाली कहानी में लोग हैं वो केवल 25-30% लोग हैं जो ऊपर वाली कहानी से ताल्लुक रखते हैं। समस्याएं वहां भी हैं, समस्याएं यहां भी हैं, वहां कुछ लेकिन खूबियां भी हैं ऊपर वाली कहानी में, नीचे वाली कहानी में कोई भी खूबी नहीं है। आजादी के बाद से जो ग्रामीण जनता को और अर्धशहरी जनता को जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के जरिए जो स्वास्थ्य सेवाएं देने की कोशिश की गई थी, मेरी अपनी जानकारी यह है कि वो पूरा का पूरा ढांचा चरमराकर ढह चुका है पूरा। राज्य सरकारें और केंद्र सरकार उस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जब तक उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा समस्या हल नहीं होगी। जहां तक ऊपर वाली कहानी है, एक बात कभी भी मेरी समझ में नहीं आई, एक ऐसे देश में जो कि अभी भी मिडिल इनकम कंट्री नहीं बन पाया है, अभी हम लोअर इनकम कंट्री हैं, धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि मिडिल इनकम की तरफ जा रहे हैं, मझोली इनकम की तरफ जा रहे हैं। एक ऐसे देश में 5 सितारा अस्पताल क्यों बनने चाहिए? ऐसे अस्पताल क्यों बनने चाहिए जिसमें एक बेड के ऊपर, एक बेड के प्रति बेड की जो लागत है वो इतनी जबरदस्त हो, जबकि सस्ती दर पर सभी तरह की आवश्यक सुविधाओं से संपन्न ऐसे अस्पताल बन सकते हैं जिनके अंदर कम लागत लगे, जिसमें जब कोई मरीज जाएगा तो उसको कम खर्चा करना पड़ेगा। जो आपने अभी हार्निया के ऑपरेशन में जो फर्क है वो बताया, वो फर्क तभी मिट सकता है जबकि 5 सितारा अस्पताल बनने की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को लगातार हतोत्साहित किया जाए। अच्छे बड़े अस्पताल बने, कम लागत के अस्पताल बने, इसके अंदर सुविधाएं सब वही हों जो कि 5 सितारा अस्पतालों में होती हैं, और हम जानते हैं कि वो सुविधाएं कम लागत में भी दी जा सकती हैं। हमारे दोनों आदरणीय डॉक्टर मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे। डॉक्टर अरोड़ा, इसी पे मैं सवाल जोड़ता हूं, आप कमेंट करिएगा। क्या आम आदमी के लिए अच्छी क्वालिटी का सस्ता इलाज कराना संभव है क्या, अगर उसके पास आयुष या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है? हाँ जी, दुबे जी की जो बात उन्होंने उठाई वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
कि जो हमारी प्राथमिक चिकित्सा का जो संरचना है वो किस हालत में है और पिछले 75 साल में वो कहाँ से कहाँ तक गया है। तो यहाँ मैं 2-3 भ्रांतियाँ हटाना चाहूँगा। पहली बात तो ये है, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारा चाहे पीएचसी है या सीएचसी है या यूं कहें कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी जो है वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पे हमेशा उस पे आवाज़ उठाई गई है और वो बहुत हद तक ठीक है। लेकिन और ये बात भी बिल्कुल सही है कि हम लोगों को प्राथमिक चिकित्सा में अपना ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर होना चाहिए। और अब जो सरकारी इन्वेस्टमेंट हो रहा है इस समय लगभग 70 से 75% प्राथमिक सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए है। और जिस तरीके से अभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बात हो रही है और सब सेंटर्स हैं, तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो प्राइमरी हेल्थ केयर है, हम यहाँ पर इसको क्लियरली देखें, जो एक प्राइमरी हेल्थ केयर या जिसको पब्लिक हेल्थ सिस्टम से जोड़ें, और दूसरी तरफ जो टर्शरी केयर जो हम 5 सितारा अस्पतालों की बात करते हैं या मेडिकल कॉलेज, इन दोनों को साथ साथ भी देखने की ज़रूरत है और एक अलग परिप्रेक्ष्य से भी देखने की ज़रूरत है। तो इस समय पिछले 75 साल में ये सच्चाई ये है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य सेवाओं का तंत्र बनाया गया है वो काफ़ी सुदृढ़ हुआ है, और खासतौर पिछले 10-15 साल में जब नेशनल हेल्थ मिशन 2005 से शुरू हुआ तो उसके बाद काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट आया। लेकिन साथ ही साथ एक हमारी बहुत बड़ी समस्या रही है और उसकी तरफ क्या किया जा रहा है मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि आज जो है मैं किसी भी प्रदेश में चला जाऊं, अगर मैं सरकारी स्वास्थ्य की सेवाओं को देखूं तो डॉक्टर्स की लगभग 40 से 50% कमी है, यानी कि डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है। और यही देखते हुए 2009 में, यानी आज से ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 13 साल पुरानी बात है, उस समय भारत में केवल 28,000 डॉक्टर्स प्रति वर्ष निकलते थे और आज 2022 में 92,000 डॉक्टर हो गए हैं। इस पिछले 12-13 साल में बहुत तेजी से इस चीज को रियलाइज किया गया। मैं उस पूरी इस जर्नी से जुड़ा रहा हूं कि ये सबसे जरूरी है। हमें इस समय लगभग 15 लाख डॉक्टर हैं हमारे यहाँ और हमें लगभग जरूरत है 30 लाख, क्योंकि जब तक डॉक्टर की मात्रा सफिशिएंट नहीं होगी तो हमारे यहाँ जो छोटे क्षेत्र हैं, दूर दराज के क्षेत्र में, वहाँ डॉक्टर जाने के लिए तैयार नहीं है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि इंजीनियर्स, अब हमारे देश में लगभग 10 लाख इंजीनियर प्रतिवर्ष निकलते हैं और इसी की वजह से है कि दूर दराज के क्षेत्र में हमारे पास अब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। तो हेल्थ सेक्टर में भी ये जो जिसको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं उसकी बहुत बड़ी जरूरत है, इसी तरीके से नर्सिस की। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्रिएट किया गया। अब ग्रामीण क्षेत्रों में एक और चीज मैं बताऊं कि जो प्रिवेंटिव डिजीज हैं, यानी कि वैक्सीन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बेहतर है और शहरी क्षेत्रों में लगभग नहीं के बराबर है। और यही कारण है कि अब 90% बच्चों में पूरा टीकाकरण हो जाता है। मैं कोविड की बात मैं नहीं करूंगा। दूसरी तरीके से रिसेंटली जो टीबी का कार्यक्रम चला और इसी तरीके से जो हमारे दूसरे मातृत्व वाली जो हमारी जो कार्यक्रम है कि आपको अंदाजा होगा कि 2005 में केवल 21% महिलाएं एक प्रसव, उनका जो डिलीवरी थी वो इंस्टीट्यूशन में थी और आज 87% है। तो इस जो एक प्रोग्राम चलाए गए हैं तो उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत हुआ है। लेकिन मैं दुबे जी से बिल्कुल ही सहमत हूं कि इसमें अभी और इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। लेकिन इन्वेस्टमेंट खाली इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग से नहीं होता, क्योंकि मेडिसिन एक ऐसी है कि जब तक मेरे पास डॉक्टर नहीं होगा, नर्स नहीं होगा, मेरे पास एएनएम नहीं होगी, हेल्थ वर्कर नहीं होगा। और इसीलिए अब 2 कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं, हेल्थ इन इंडिया एंड हेल्थ बाय इंडिया। तो एक तरफ 5 सितारा और जो हमारे कटिंग एज टेक्नोलॉजी है वो हमारे अपने लोगों के लिए और दुनिया भर के लिए भी उपलब्ध है, लेकिन दूसरी तरफ हेल्थ इन इंडिया में ये इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स को बिल्ड करना, हमें लगभग 50 लाख ऐसे हेल्थ वर्कर चाहिए जो इस काम को पूरा कर सकें। तो इस दिशा में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है कि एक पॉलिटिकल विल और इस दिशा में काम करने की इच्छा शक्ति की जरूरत। विल से तो मेरा सवाल निकल रहा है
मिश्रा जी आपसे है मेरा सवाल। दुबे जी आप ध्यान दीजिएगा, आपने कहा 5 सितारा की बड़ी खूबियाँ हैं, उनमें से एक खूबी मैं बताता हूँ आपको। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था ना कि एक हार्निया का ऑपरेशन 10,000 में भी होता है और वो 1.5 लाख के पैकेज में भी होता है। उसी 5 सितारा होटल में या एक अच्छे स्पेशलिटी होटल कह रहा हूँ, रेस्टोरेंट चूँकि वो होटल जैसी फील देते हैं, अगर आप उस हॉस्पिटल में जाएं तो आपने क्या कमरा लिया है इसके हिसाब से डॉक्टर की विजिटिंग फीस, नर्सिंग की फीस, खाने की फीस बदल जाती है। क्यों? अरे भाई, उस पेशेंट को आप देखने जा रहे हैं, उस कमरे के बदलने से उसकी फीस क्यों बदल जाती है? मैं इस तरफ आप लोगों को ले जाना चाहता हूं कि जो एक बहुत बड़ा डिवाइड क्रिएट हो रहा है अच्छी क्वालिटी की फैसिलिटी के लिए, वो एक चिंता का कारण होना चाहिए। डॉक्टर मिश्रा। नीरज, ये जो अब मैं चूंकि प्राइवेट में भी मैंने गवर्नमेंट में 37 वर्ष काम किया है और अब मैं प्राइवेट में हूँ, तो मुझे यहाँ की भी चुनौतियों का पता है और जो सरकार में चुनौतियां हैं उसका भी काफी कुछ मैंने देखा भी है, किया भी है। अब जैसे एम्स में ही जब 14,000 रोगी प्रतिदिन आते हैं हमारे आउट पेशेंट में, तो मैं अपने सहयोगियों से यही कहता था, इसको आप अपॉर्चुनिटी मानिए, ये आपकी यूएसपी है और ये देखिए कि जितने भी लोग आ रहे हैं उनको किस तरह से हम अब उनका एक्सपीरियंस को फ्रेंडली बना सकते हैं जब वो आते हैं। एक तो ये बात हो गई। दूसरे, जब आप कह रहे हैं कि रूम के हिसाब से क्यों चार्ज होना चाहिए, ये प्राइवेट में है ये कि अगर आप डीलक्स रूम लेते हैं तो आपके हर चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो आप देखिए प्राइवेट सेक्टर में भी कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है वो हम लोग भूल जाते हैं और हर चीज के लिए उनको पैसे देने हैं, हर चीज कॉस्ट है। आज डॉक्टर भी चाहता है ज्यादा अर्न करे, टेक्नीशियन भी चाहता है, नर्स भी चाहती है कि उसको ज्यादा सैलरी मिले, या जो सफाई कर्मचारी है वो भी चाहता है उसको अच्छी सैलरी मिले। तो ये कहाँ से आएगी? मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये था, भारत की इस समय जनसंख्या आप 140 करोड़ मानिए, और ये बड़ी कॉमन फ्रेज है। मैं जब एसोचैम या सीआईआई जब भी डिस्कशन होती है मैं जाता हूं, वो कहते हैं साहब 80-90% हेल्थ केयर प्राइवेट सेक्टर में है, 10% पब्लिक सेक्टर में है जो हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं पब्लिक सेक्टर। मैंने कहा ये अधूरा वाक्य है। ठीक है, मैं मानता हूं 80-90% प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे वो छोटे नर्सिंग होम हो, मिडिल नर्सिंग होम हो, बड़े अस्पताल हो, लेकिन उसको एक्सेस कितने लोग कर रहे हैं? जी सर। ये जो गैप है, जो जिसकी आप बात कह रहे हैं, वो ये गैप है। और वो जो हमारे 10% जो अस्पताल पब्लिक सेक्टर में है, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, जिला अस्पताल हो या और जो भी है, उनमें 90% जनसंख्या जाके compete कर रही है उसी बेड के लिए। जी, ये जी है, इसको दूर करना, और उसके लिए आपको जैसे डॉक्टर अरोड़ा ने कहा, और दूसरा हम भूल जाते हैं, जब हम डॉक्टर रेशियो की बात करने लगते हैं तो हम आयुर्वेद डॉक्टर्स को बिल्कुल अलग से कर देते हैं, उसमें फिर हम एलोपैथ डॉक्टर को ही शामिल करते हैं। नहीं डॉक्टर मिश्रा जी, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की तो अपनी एक है, मैं जिस मूल प्रश्न को इस आज़ादी के महोत्सव में हम लोग ये डिस्कस करना चाहते हैं, मैं आप सारे लोगों की बातों से सहमत हूँ, मैं उस इकोनॉमिक्स को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 2 चीज़ें जीवन में, किसी के भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। अगर आप हेल्दी हैं और आपको बेटर एजुकेशन मिल रही है तो आपके जीवन को बेहतर बनाने में, सफल बनाने में शायद ही कोई बाधा है। लेकिन अगर इन दोनों चीज़ों में दिक्कत है तो मुश्किल खड़ी होती है। हमको एक बेस्ट क्वालिटी की चिकित्सा रीजनेबल प्राइस पे मिले, हमको बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशन एक्सेसिबल हो और रीजनेबल प्राइस पे मिले, ये हमारा हक है। हमको तभी तुम आगे बढ़ पाएंगे एक देश के तौर पे, एक नेशन के तौर पे। लेकिन जो हम लोग अभी समस्याओं को डिस्कस कर रहे हैं, ये आज नहीं तो कल सोचनी पड़ेंगी कि अगर मुझे 1.5 लाख रुपए में हार्निया जैसा छोटा सा ऑपरेशन कराना है तो मुझे उसके लिए कमाई करनी पड़ेगी ना, फिर वो उसके मीन्स बदलने लगते हैं। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं वो एक रीज़न लगाना पड़ेगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय इतना ही था हमारे पास। इस मौके पर हम लोग यही कह सकते हैं कि हम लोग बहुत अचीव कर पाए हैं, आगे भी करेंगे। कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम एजुकेशन और हेल्थ अफोर्डेबल और बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए संदेश आवाज़।